जैसा आपको पता है कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है, क्या टेक्निक्स है जो हम इस सवाल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये सवाल जो है कैसे पता चलेगा इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, डिनोमिनेटर के अंदर जो दो वैल्यूज़ गिवन है ना आपके पास यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू क्या है, ये फैक्टर्स की तरह लिखी हुई हैं। जैसे कि अगर आप सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके दो आंसर आते थे x - 3 और x + 3, इस तरीके से वो हम फैक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये दो ब्रैकेट्स फैक्टर्स के तौर पे हमें गिवन है और डिनोमिनेटर के अंदर। तो ऐसे सवाल के अंदर कि जब आपको ऐसे जो है ना डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ गिवन हो तो आप उसको सॉल्व करोगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्या मतलब इसका कि भाई यहाँ पे इंटीग्रेट अप्लाई करने पे इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इन दोनों को ऊपर ले जाओगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। फिर अगर आप बाय पार्ट्स आओगे तो माइनस के अंदर बाय पार्ट्स को अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल टास्क। इस वजह से हम उसको बाय पार्ट से नहीं कर सकते। और भी मेथड से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे से इन दोनों टर्म्स को, तो टर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सही है स्टूडेंट। तो इस वजह से क्या करेंगे, अब हम इनको बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट्स का रूल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1/x - 3 x² + 1। ये हमारे पास अंदर का जो है फंक्शन था, यहाँ लिख दिया और इसको ब्रेक करें कैसे, a/x - 3 + bx + c x² + 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तो हो गया हमने। और ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमने अगर हमारे पास ये फैक्टर नंबर 1 था x - 3, ये लीनियर फैक्टर है तो हमने किया a/दिस फैक्टर। और अगर ये लीनियर फैक्टर होता ये भी तो हम करते हैं b/दिस फैक्टर। और अगर तीसरा ब्रैकेट भी होता तो करते c/फैक्टर और प्लस का साइन लगा देते। लेकिन ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जब भी कभी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, जैसे x² + 1 है या x² + 2 है या कुछ भी x² समथिंग है, तो हम करेंगे क्या, bx + c / दिस। ठीक है। क्वाड्रेटिक के अंदर आपको पता है दो आंसर होंगे, तो दो आंसर के लिए यहाँ पे b और c दोनों आ रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट। जब भी कभी ऐसा होगा कि आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो आपने इसको इसी तरह ब्रेक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, करना है हमारा एजेंडा क्या है इस सवाल के अंदर। अब ये कि मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। यहाँ अप्लाई करूँगा तो मैं बहुत इजीली x - 3 का इंटीग्रेट निकाल दूँगा। ठीक है, क्योंकि a कांस्टेंट है, ये बाहर चले आएगा। और इसका जब इंटीग्रेट अप्लाई करूँगा तो b और c भी कांस्टेंट है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। लेकिन अभी मसला यहाँ पे ये है कि ना a की वैल्यू पता है, ना b और ना c की वैल्यू पता है। तो पहले इन तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। अब आगे देखो क्या करेंगे, हमने एलसीएम लेते हैं, हम एलसीएम लेके जाएंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर में क्या जाएगा हमारे पास, x - 3 x² + 1। ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा a से, तो क्या हो जाएगा, a x² + 1। सही है स्टूडेंट। फिर इसका साइन लगा देंगे, bx + c ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा हमारे पास x - 3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे आगे स्टेप के अंदर, यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/x - 3 x² + 1। ठीक है, यहाँ पे भी x - 3 x² + 1 है, यहाँ पे भी x - 3 x² + 1 है। ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, अगले स्टेप में देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ हो जाएगा 1 = a x² + 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर bx + c x - 3। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पे मैंने इसको भी हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x - 3 को 0 के बराबर कर दूँगा कि x - 3 अगर 0 के बराबर हो गया
तो ये टर्म इस पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगी। x माइनस 3 जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म इस पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगी, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। ठीक है, और जब ये टर्म बचेगी तो हम इजीली a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट वन ही है। तो यहाँ पे कर देंगे स्टेट में लिखेंगे यहाँ पे क्या, और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अगला स्टेप करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी थी वो क्या थी, क्या देखें, 1 इक्वल्स टू ये जो लिखी हुई है a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या गिवन है 3, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 + 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया 9 कैसा है, क्योंकि x की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, +1 कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पे क्या लिखा हमने, bx + c। ठीक है, और x माइनस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं पूरा 0। अब 0 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को क्या कर देगा 0 अगले स्टेप के अंदर। तो अगले स्टेप के अंदर चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ लिखा हमने, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ लिख दिया हमने 10 और यहाँ लिख दिया +0, क्योंकि सब 0 हो जाएगा। अगले स्टेप के अंदर क्या करें, a की वैल्यू चाहिए 10 इससे मल्टीप्लाई, और वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है, a/10। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, सही है। अब अगर मैंने इसी इक्वेशन नंबर 2 से अगर b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे अगर हमने इसको x माइनस 3 को 0 के बराबर करके इसकी वैल्यू निकाल ली, तो अब आप सोच रहे हो कि यार x² + 1 को 0 के बराबर करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे अगर मैं x² + 1 इक्वल्स टू 0 करूँगा तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल के आएगी, x² की, और यहाँ पे तो कहीं x² है ही नहीं कि मैं कहाँ पुट करूँगा यहाँ पे x² की वैल्यू। फिर आप बोलोगे यार कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे यहीं पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और मतलब सवाल और लेंथी हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब आप ये +1 को उधर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो अब फिर अगर आप उस पर -1 पे जब आप क्या लोगे, रूट लोगे, तो वो आयोटा की तरफ चले जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे इस केस के अंदर देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को फर्दर थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन में लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर सॉल्व करते हैं क्या होता है। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास लिखी हुई थी, पहले इसको लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा 1 इक्वल्स टू ax² + 1। ठीक है, उसके बाद प्लस bx + c और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस c। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करेंगे, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, a जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ax² हो जाएगा। ठीक है, a जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा +a। ठीक है, बहुत आसान है। bx पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा bx²। ठीक है स्टूडेंट, फिर bx इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3bx। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर c इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस का cx, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3c आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। से हमने मल्टीप्लिकेशन किया नॉर्मली। अब क्या करेंगे हम, जो x² के टर्म्स हैं उनको एक जगह जमा कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास ax², एक तो ये टर्म है और ये टर्म है, प्लस bx²। ठीक है, x² की टर्म्स एक तरफ हो गई। अब x की टर्म को एक तरफ कर लें, तो x की टर्म कहाँ है, देखिए एक ये x की टर्म है और एक ये x की टर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। x की टर्म यहाँ पे पहले आ रही है 3bx और प्लस cx। ठीक है, ये टर्म्स हो गए। अब जो बची हुई टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। क्या है, a है, ठीक है, ये है, और हमारे पास टर्म है -3c। ठीक है, इस सारी टर्म्स को हमने अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो इस टर्म्स के अंदर जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें x² कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे x², तो क्या आ जाएगा a + bx²। देखो x² कॉमन यहाँ ऐसे लिया। देखो अक्सर हम कॉमन कैसे लेते हैं कि जब कभी
दो टर्म्स में कॉमन लेना तो पहले कॉमन लिखते हैं और फिर जो चीज़ें सॉल्व होने पे आती हैं उनको लिखते हैं। लेकिन जब भी कभी एक्स स्क्वायर के अंदर से कॉमन लेंगे तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें आएंगी, बाद में जो हमने कॉमन लिया वो आएगा। ठीक है, याद रखना हमेशा इसी तरह वेरिएबल से कॉमन लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा कॉमन, किस तरह लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3b, ये हो जाएगा प्लस सी और बाहर आ जाएगा एक्स। ठीक है, इसमें ये तो कोई कॉमन नहीं आ रहा तो उसको प्लस के ब्रैकेट के अंदर लिख देना a माइनस सीरीज। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया आपको बता रहा हूँ। इस वजह से क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास टर्म है कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इस वन को इसको फर्दर ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखूं, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं था यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 0 कोफिशिएंट के साथ एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर 0 कोफिशिएंट के साथ एक्स लिख दिया और प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे क्या कि हम इसमें, अगर आपसे कहूँ कि मैं अगर ये इक्वेशन है और ये इक्वल्स टू के टर्म, मतलब हर क्या नाम है, हर टर्म एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, हर टर्म एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा हुआ है a प्लस बी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 0, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी हमने क्या किया, कंपेयर बोथ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 है और इसका कोफिशिएंट क्या, a प्लस बी, तो यहाँ लिख देंगे 0 इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर देखें, हमने b की वैल्यू निकालनी है ना, a की वैल्यू तो हमें पहले से पता है क्या है, 1/10 है। ठीक है, प्लस b यहाँ 0 आ जाएगा। अब 1/10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या नेगेटिव 1/10 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/10। ठीक है, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। ठीक है, b की वैल्यू, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही। अब निकालनी हमने c की वैल्यू, किसी वैल्यू निकालनी स्टूडेंट, c की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपेयर बोथ द कांस्टेंट टर्म, मतलब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a माइनस 3c, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है और यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म। अगर हम चाहें इस वक्त तो हम x से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल स्टेप्स जाएंगे x से निकालने में ना, और ये बहुत ईजीली निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंपेयर बोथ द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म पहले यहाँ पे 1 आ जाएगी इस तरफ और इस तरफ क्या आ जाएगी, a माइनस 3c आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी माइनस 3c। ठीक है, ये 1/10 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/10 इक्वल्स टू माइनस का 3c। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम 1 माइनस 1/10 करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई पर 1 करोगे तो आंसर आएगा 10 माइनस 1 कर देंगे। अगले स्टेप के अंदर क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9/10 और यहाँ पे चल रहा है इक्वल्स टू माइनस का 3c, माइनस का 3c। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3c से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 9/10 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो यहीं पे आगे वो डिवाइड होगा 3, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 3c इक्वल्स टू c। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था -3 से, तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब -3 और 9 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा, ये हो जाएगा 1 ज़ा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा 3 आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव साइन फंक्शन उसके साथ आ जाएगा, फ्रैक्शन के साथ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था। तो ये हो गई हमारे पास c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू की c की वैल्यू ये आ रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। c की वैल्यू ये है हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास 1/10 थी और b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/10। ठीक है स्टूडेंट, इतनी समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, c a और b की वैल्यूज़ को मैंने क्या लिखा, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास, इस पर हमने a b और c तीनों की वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। तो अब कैसे करेंगे, इधर देखें, ये तो आपके पास आ जाएगा ऐसे ही,
1/x-3 और यहाँ हो जाएगा आपके पास x² + 1। ठीक है, यहाँ पे a की जगह क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 1/10। ठीक है, और डिवाइड के अंदर आ जाएगा x-3 प्लस, अब b की जगह b की वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -1/10 और x क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ लिख देते हैं x, b से x मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ लिख दिया, प्लस का साइन लगा देंगे, c की वैल्यू लिख देंगे, c की वैल्यू क्या आपके पास -3/10 और यहाँ डिवाइड के साथ आ जाएगा आपके पास x² + 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। देख लें अब अगले स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पर यहाँ पे 1/10 अभी तो लिख देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, थोड़ा बाद तभी आगे अगला वाला फ्रैक्शन भी सॉल्व हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और -3 लिखा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x, ये प्लस माइनस करके ये हो जाएगा -3 और दोनों के ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे लिख देंगे 10, -x -3/10 और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा आपके पास x² + 1। ठीक है स्टूडेंट, अब अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक आपको फिनोमेना समझा देता हूँ। अगर हमारे पास फ्रैक्शन लिखे हुए डबल फ्रैक्शन जैसे कि a/b डिवाइड बाय मेन डिवीजन c/d, अगर इस तरह लिखा हो तो क्या करते हैं हम, लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मेन डिवीजन ये है, अब यहाँ देखिए हम, अगर ये मेरे पास a है, ये b है और ये मेन डिवीजन है, ये c है, तो वेयर d क्या है, d अगर हमें नहीं पता तो आपको पता है कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो d की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से, और 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 1/10x - 3 ऐसे ही होगा स्टूडेंट, ऐसे ही होगा ना, अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आंसर आएगा इसका ऊपर वाले फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे देखो, और दूसरा इन दोनों पे माइनस कॉमन आ रहा है, ज़रा माइनस कॉमन बाहर लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस इनका कॉमन बाहर आ जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा आपके पास x² + 3, इसको इधर करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यह हो जाएगा आपके पास x² + 1, ये x² नहीं है, x + 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस माइनस करेंगे अगले स्टेप के अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन चल रहा है ये चल रहा है इसी तरीके से, यहाँ लिख देंगे 1/x - 3 और x² + 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, अगले पेज में आ गए, मैंने थोड़ा फर्दर सॉल्व कर दिया, वो जो पिछले वाले केस में प्लस माइनस आया था उसको डायरेक्ट माइनस कर दिया और ये हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करने को, 1/10 यहाँ पे दोनों तरफ है, यहाँ पे भी 1/10 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 1/10 और ये हो जाएगा आपके पास 1/x - 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन x + 3 डिवाइड बाय x² + 1। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे, 1/x - 3 और x² + 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन dx भी अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/x - 3 और x² + 1 dx। यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 1/10 तो ऐसे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का साइन, जब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 नंबर थे ना, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल हो जाएगा और यहाँ पे भी इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा। तो जब यहाँ पे भी इंटीग्रल अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास dx/x - 3 माइनस का साइन, यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा आपके पास x + 3 dx डिवाइडेड बाय x² + 1। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाएगी जब हम इस प्रोसेस में तक पहुंच जाएं। अब मैं आपसे कहूं कि x - 3 का अगर आप इंटीग्रेट लेना चाहोगे तो आपको पता है, अगर नीचे फंक्शन हो और उसका डेरिवेट ऊपर हो, जैसे x का अगर आप डेरिवेट लेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर है तो क्या करेंगे ln करके इसको कर लेंगे डेरिवेट, और पावर भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस यहाँ पे भी वही अप्लाई कर देते हैं,
कि यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेट ले तो आंसर क्या आएगा 2x आएगा, और ऊपर क्या है हमारे पास 2x नहीं है, यहाँ पे आएगा हमारे पास इंटीग्रेट सिर्फ 2x, और यहाँ लिखा हुआ है x + 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते एलन करके, तो यहाँ कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। यहाँ पे ये साइड वैसी लिख दी, फिर से 1/10 लिख दिया। इसको अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सब साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। 1 अप पे स्टेप बढ़ते रहेंगे, एक साथ सबको इंटीग्रेट करेंगे। माइनस का साइन, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम एलसीएम ब्रेक कर देंगे, x के साथ इसको कर देंगे और 3 के साथ इसको कर देंगे। तो जब यहाँ पे हम पहले को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x/x² + 1, ठीक है। क्योंकि माइनस के साथ भी था तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, माइनस। फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, 3/x² + 1। तो यहाँ पे भी dx आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा dx है। बस होने वाले स्टूडेंट, बस थोड़ी देर और ये सवाल सॉल्व होने वाला है। 1/10 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, लास्ट पे सवाल के लास्ट पे लिख दूँगा, ठीक है, प्रोसेस। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम एज इट इज़ लिख देंगे dx x - 3 माइनस। देखो अगर मैं x² का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 2x आता है। यहाँ लिखा हुआ x, तो 2 लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे हम अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 डिवाइड वाला यहाँ पे और मल्टीप्लिकेशन वाला ये आ गया 2x, ठीक है। यहाँ लिख देंगे x² + 1, ठीक है स्टूडेंट, कोई मसला तो नहीं आता। माइनस का साइन, 3 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/x² + 1, ठीक है dx। यहाँ पे देखो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ें ना बिल्कुल फॉर्मूले में, एक फार्मूला आपने देखा है इंटीग्रेशन का, क्या अगर लिखा हो आपके पास 1x² + 1 लिखा हो dx करके, तो वो बराबर होता है इंटीग्रेशन के अंदर, किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके पास टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x के। ये फार्मूला है, ठीक है। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं, तो वहाँ पे आपने इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज याद करने होंगे, तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पे इसकी जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1/10। यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है, उसके ऊपर डेरिवेट हमारे पास गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ x - 3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/2 ln ऑफ x² + 1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे -3 और आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ये 10 सबके साथ क्या है, कॉमन लिया हुआ था ना हमने पिछले स्टेप में, सबके साथ 10 कॉमन लिया हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पूरा सॉल्व कर दिया और यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।